हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर सेकंड 2020 जुलाई में जो आपका पेपर सेकंड हुआ था उसका सीडीपी सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है कि उसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। हम कैसे जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, पर्यावरणीय कारकों में पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना चाहिए, लेकिन अभी हम ओनली पर्यावरण पर करके वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में पता नहीं कर सकते हैं ना। तो आगे चलते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, नहीं, किसी के शरीर और दिमाग से ही नहीं पता चलता है। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि हेरिडिटी जो होती है बच्चे की, उसके साथ साथ उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर, उनके बीच की पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। और यही ऑप्शन बेस्ट है और यही इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत करती है। यहाँ पे ओनली वंशानुगत की और यहाँ पे ओनली पर्यावरण की, जबकि ये दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिट हुआ होगा उससे। और जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपने विकास के सिद्धांत पढ़े हैं और मैंने भी आपको कराए हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत है, ये इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी बात सही है। विकास की सटीक, ये देखिए वर्ड है निगेटिव होता है। हमेशा आप कहीं भी इस वर्ड को देखेंगे तो उस ऑप्शन को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो ही आपका रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि सटीक होता है, प्रकृति इसके जन्म से निर्धारित होती है। यही इसका आंसर सही है कि ये सटीक नहीं होता है। अगला ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो इसके सिद्धांत हैं और ये इसका सिद्धांत नहीं है और नहीं हमसे पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा टीचर हैं हमारे, वो बायस हो रहे हैं क्लासरूम में। ठीक है, और लड़का लड़की की बात की गई है तो लिंग पक्षपात कहलाएगा। और हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी लड़कों को भी ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी पढ़ सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को पढ़ती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जाता है, नहीं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक अक्षमता काफ़ी अधिक होती है, ऐसा नहीं है, सब में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा, अब यहाँ पे पूछा है कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसके बारे में क्या सही है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए सही है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बात तो सही है। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, देखिए कहीं पर भी बच्चे का मूल्यांकन से रिलेटेड कोई भी बात आए वो निगेटिव होती है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मापदंड, एक रूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ओनली बाह्य प्रेरणा नहीं।
अगर प्रेरणा आंतरिक हो ना तो ज़्यादा अच्छी होती है बच्चे के लिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। हमें प्रत्येक बच्चे की संभावना और उसकी जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसमें विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ये भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, जो एबिलिटी होती है ना बच्चे डिसेबिलिटीज़ होती है ना बच्चे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उससे रिलेटेड भी आप अपना प्रिपेयर करके जाइएगा। और मैंने भी आपको कुछ कराया हुआ है, 8 से 9 पॉइंट्स हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दृश्य रूप से बाधित। अब यहाँ पे देखिए बच्चा देख नहीं सकता है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिए और ये आपका एकदम से आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी के साथ कार्य करते समय शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। ठीक है, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग। अब आप देखिए जब वो देख ही नहीं सकता है तो दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग कैसे करोगे, मतलब वो उसको क्या लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, उसके लिए अनुकूल नहीं होगा। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी से ध्यान से फिर से देखने की बात की गई है। ठीक है, जब वो देख ही नहीं सकते हैं, जबकि अनेक प्रकार के लिखित कार्य भी नहीं आने चाहिए क्योंकि वो देख ही नहीं सकते हैं, और वर्कशीटों पर ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे फिर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 बचता है स्पष्ट रूप से बोलना। आप बोलोगे तो वो सुनेंगे, और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियाँ जो कि दृश्य रूप से बाधित बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है, और यूज़फुल होती हैं, उनसे वो अच्छे से सीख पाते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है सहयोगात्मक अधिगम एवं हमउम्र साथियों, यानी कि ग्रुप में आप अपने जो क्लास के जो बच्चे हैं वो ग्रुप में और अपने उम्र साथियों द्वारा जो शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको बताइए कि आप एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, और आप हम उम्र जो साथी हैं तो एक समावेशी कक्षा में उनको कैसे उपयोग करेंगे। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, करेज करना चाहिए, इनकरेज मतलब उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कहीं पर भी। ठीक है, निगेटिव वर्ड है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, नहीं प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो सक्रिय रूप से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। आपने भी आई होप सही किया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें बच्चों को एक साथ रखा जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मानकीकृत परीक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रतियोगिता कहीं पर भी आ जाएगी, उसको आप काट दीजिएगा, वो एक नेगेटिव वर्ड है। विशिष्ट शिक्षा योजना होनी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, एक रूप निर्देश इंस्ट्रक्शन नहीं देने हमें बच्चों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको इसमें देखिए मैंने बोला था लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पठन अक्षमता, यानी पढ़ने में जो इसको बोलते हैं ना डिसलेक्सिया। ठीक है, तो वो क्या होता है, धारावार पढ़ने लिखने की कमी। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा भी होगा, यही ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि एक आपसे सही पूछा है, सही तो यही है। आगे भी पढ़ लेते। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय नहीं होता है। अवधान कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा नहीं होती है। जब उसमें अवधान की कमी है तो उच्च अभिप्रेरणा कहाँ से होगी। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता है तो वो दृश्य सूचना को कैसे समझे, मतलब सुनने में प्रॉब्लम है तो दृश्य को थोड़ा समझेंगे ना, दृश्य को तो सुनने में ही तो प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, आगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधान की बात हुई है। डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है आपकी, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा,
उसमें क्या होता है, वो किस टाइप के बच्चे होते हैं कि साथ, अब इसमें हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता जो होती है निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक विशेषता है? तो जो आपके क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनकी होती है वैसे तो, क्योंकि वो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं और उसको बता पाते हैं। क्षतिग्रस्त नहीं होगी सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होगा उसी की ही विशेषता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अहम केंद्रित, अधिगम असक्ता, तो ये सब नहीं है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? नहीं पूछा है आपसे, ठीक है ना, कौन सा नहीं हो सकता? विद्यार्थियों के सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में, सही बात है कि जो बच्चे संरचनात्मक यानी जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो आपस में सहयोग करते हैं, आपस में क्या कहते हैं इसको, सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं आपस में, सही बात है। और हमसे पूछा है कि क्या नहीं हो सकता? शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संदर्भ में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पूर्ण संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम योजना बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन फीडबैक पर ध्यान देते हैं। देखो ये मूल्यांकन और फीडबैक ये सब निगेटिव वर्ड है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं हमसे पूछा है। आगे आगे भी पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा आगे दिया हुआ है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना बेस्ट होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा थर्ड ही इसका सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दिए हुए हैं 2 डैश, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या निर्धारित करने के लिए? प्रदर्शन, ओनली प्रदर्शन थोड़ी ना, हम विद्यार्थी को अधिगम कराते हैं, यानी कि लर्निंग लक्ष्य होता है उसका, लर्निंग गोल होता है, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। अब ऑप्शन सेकंड और थर्ड मैंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो असफलता से बचना, अंक, ये सब निगेटिव बातें हैं, इनको आपको देखना भी नहीं है और यहीं पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। जो आपको निगेटिव ऑप्शंस लगते हैं उनको एकदम से काट दिया कीजिए, फिर आपके लिए इजी हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? ठीक है, नहीं पूछा है आपसे, सार्थक अधिगम में नहीं होता है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा, देखिए ड्रिल और प्रैक्टिस जो होती है वो निगेटिव है और नहीं ही पूछा है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। एक समस्या पर अनेक तरीकों से भी विचार करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिएटिव बच्चे, और वो होती है हमारी अपसारी चिंतन के अंतर्गत। पहले से विद्यमान ज्ञान से अनेक ज्ञान को जोड़ना भी चाहिए। तो ऑप्शन हमसे पूछा है क्या नहीं होता है, तो वो है फर्स्ट, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें प्रमोट नहीं करना है। रिपीटेशन एंड रिकॉल, ड्रिल प्रैक्टिस की बात हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा है? बाह्य पूछा है, ठीक है, देख लेते हैं उदाहरण कौन सा है इनमें से। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो खुद के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये नहीं है। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह, ये खुद की बात बता रही है यहाँ पे भी। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, शिक्षक के देते हैं ना अंक, तो अंक के लिए कर रही है, बाह्य अभिप्रेरणा मिल रही है, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, खुद से वो अभिप्रेरित हो रही है, खुद के लिए कर रही है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। बट यहाँ पे वो शिक्षक जो अंक देगा, यानी बाह्य अभिप्रेरणा यहाँ पे है, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्राइमरी क्लासरूम का जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए। केवल गैर उदाहरण देने चाहिए? नहीं, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। सही बात है, यहाँ पे पूछा है दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण यानी मीनिंग मेकिंग जो होती है वो कौन सी है। सूचनाओं का संचरण, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए ना, ट्रांसमिशन नहीं, ये नहीं होगा। दंड की बात बिल्कुल मत करना बच्चों से। एक रूप एवं मानकीकृत भी नहीं होना चाहिए। अन्वेषक एवं परिचर्या मीनिंगफुल तभी होगा जब बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। इनमें से आपको बताना है प्रभावी अधिगम की रणनीतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। अब ये देखिए आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करनी, हाँ गोल होना चाहिए टीचिंग का। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे भी बनाने चाहिए, ठीक है, उनका प्रयोग करना चाहिए। ये एक इफेक्टिव लर्निंग होती है इससे ना। स्ट्रैटेजीज पूछी गई हैं आपसे। उदाहरणों गैर उदाहरणों के बारे में भी सोचना चाहिए, अभी ऊपर आया भी था क्वेश्चन। और हम उम्र साथी को भी समझना चाहिए, ठीक है, स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। तो ये सभी पॉजिटिव बातें हैं और आपको ये ऑप्शंस क्या है याद रखने हैं, कहीं और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 में ये सभी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोला गया है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है। कोरी पटिया या खाली स्लेट नहीं, निष्क्रिय नहीं। अब देखिए संरचनात्मक ढांचा होता है जब बच्चा क्रिएटिव होता है, ठीक है, और जो क्रिएटिव होते हैं एक समझदार वाला बच्चा था, वैज्ञानिक अन्वेषक, ये बात सही है कि एक समस्या समाधान करने वाला होगा बच्चा समस्या के समाधान, एक से ज़्यादा समाधान ढूंढ पाएगा, ठीक है, वो एक्टिव होगा और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पूछा है और वहाँ पे क्रिएटिव बच्चे की बात होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम को प्रयोग करते समय शिक्षक को किस प्रकार भूमिका कैसी होती है शिक्षक की। अब देखिए, अब बच्चे हैं अपने आपस में सहयोग की रूप से लर्निंग कर रहे हैं, और तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे शिक्षक के बारे में पूछा है। कक्षा को छोड़ देना चाहिए ताकि बच्चों को स्वयं कार्य करने दे। देखो आपको सही लग रहा होगा ना कि बच्चों को छोड़ दो, बट ऐसा अभी हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, ऐसा नहीं। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी। अब देखिए यहाँ पे टीचर की बात है, तो टीचर का भी तो कोई रोल होता है ना, तो उसको सहयोगात्मक होना चाहिए, पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनार, ये तो बायसनेस की बात हो गई है। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चों का जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। यार मूक का मतलब होता है बस चुप होकर बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए ना, सहयोगी बनना चाहिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं। जो बच्चे जो एरर करते हैं पढ़ते समय, वो जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उससे क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुकावट एवं विघ्न नहीं आते। भाई गलतियाँ करेंगे तो उनसे सीखेंगे, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए। सूचित करती हैं कि बच्चों की अक्षमता वृक्षों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि ये जो होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। बच्चे गलतियाँ करेंगे तभी उनको सुधारा जाएगा और उसी से वो सीखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पे पूछा है कि पियाजे के अकॉर्डिंग विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने व्यवस्थित जो तरीके होते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं होती हैं, वो बताया भी था आपको मैंने जब आपको मैंने पियाजे कराया था। देखिए यहाँ पे आपको स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, आपने कहीं पढ़ा है पियाजे की थ्योरी में प्रतिमान, मानसिक मैप? नहीं पढ़ा है।
बात स्कीमा की हो रही है, स्कीमा ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 21 पर। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच जाती है। मैंने आपको ZPD कराया था। अब यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखना, ये देखिए, ये है जो बच्ची खुद कर सकती है, यहाँ तक बच्ची खुद पहुँच सकती है। और ये वो क्षेत्र है जो उसकी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया यानी संभावना का क्षेत्र, जहाँ तक उसको पहुँचना है। और ये एरिया कहलाता है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको किसी की ज़रूरत होती है, जिसको उसने बोला है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। उसमें या तो कोई टीचर हो सकता है, कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये एरिया ZPD कहलाता है। उसमें इस क्वेश्चन में इसी के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है। लेव वाइगोत्स्की जो कि बात करते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी जिन्होंने दी थी, और वो बात करते हैं सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा, 3 चीज़ों की उन्होंने बात की है। और पहला ही ऑप्शन सही होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, आगे आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि ये सब इन्होंने नहीं दिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास और जो अधिगम होते हैं दोनों संबंधित होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखते हैं, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है? नहीं, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की अधिक होती है किसी की ज़्यादा कम होती है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये सही है, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। देखिए, जब आपके सामने वर्ड आ जाता है मूर्त क्रियात्मक, आपका बच्चा है पियाजे के अकॉर्डिंग 7 से 11 वर्ष का, और इस वर्ष के बच्चे की उसकी क्या विशेषता हो सकती है। ठीक है, सुरक्षित करने की योग्यता, कंजर्व करना यानी कि संरक्षण की बात की गई है। होती है ना, बच्चा चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं ना बच्चे। ठीक है, परिकल्पित निगमात्मक यानी कि हाइपोथेटिकल, जो कि बात होती है अमूर्त यानी औपचारिक स्टेज जो है उसमें। द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं भी नहीं होती हैं, और सजीवात्मक चिंतन भी, ये भी सेंसरी मोटर की बात है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक होगा, सुरक्षित करने की योग्यता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट होता है तो ना वो मुझे ये नंबर में दे रही हूँ 7055541557। आप इस पर व्हाट्सएप मुझे अपना क्वेश्चन कर दिया कीजिए, कभी भी कोई भी आपको दिक्कत आती है तो। ठीक है, आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, आप कोई और भी प्रैक्टिस टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपने लगाया हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट है आपका 25। जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। फिर संरचनावाद की बात हुई है तो क्या सक्रिय होगा ना, बच्चा एक्टिव होगा क्योंकि वो क्रिएटिव बच्चा है। ठीक है, तो ये होगा इसका सक्रिय विनियोजन एवं अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, और हमें एक निष्क्रिय है ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो संरचनावाद है वो क्या कहता है। बच्चे को एक्टिव रखता है, जहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा समाधान ढूंढ रहा होगा। ठीक है, ये 2-3 की पॉइंट्स है, आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ना क्या होता है, एग्ज़ाम में आपको थोड़ा टाइम भी बचाना होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पे सारा टाइम लगा देंगे। समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन, अब देखिए, अब न्यूज़पेपर है, उस कहानी और कतरनों का चयन कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, महिला और पुरुष के गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो समाज में जो रूढ़िवादियाँ, लैंगिक रूढ़िवादियाँ बढ़ रही हैं ना, उनको आप उनका सामना करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उनका सामना करने के लिए, ना तो उनको बढ़ाया जा रहा है इससे, बल्कि उनका सामना करने के लिए हो रहा है। ठीक है,
और ना ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ना ही कोई पक्षपात थोड़ी ना है इसमें। वो कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से समाचार पत्र में से, ताकि वो जो लैंगिक रूढ़िवादी हैं उनका सामना कर सके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए। कोलबर्ग की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने अपनी 4 स्टेजेस दिए हैं और उसके 6 लेवल बताए हैं। ठीक है, तो इसमें अंतःकरण एवं स्वचयनित नैतिक सिद्धांत की बात हुई है। आप नैतिक सिद्धांत वर्ड याद रखिएगा और देखना ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्वेश्चन आपका ठीक होगा। कानून एवं सामाजिक समझौते, अब ये लास्ट स्टेज की बात है जिसमें वो सामाजिकता के बारे में, ठीक है, सार्वभौम के बारे में, बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक विकास सिद्धांत अभिविन्यास सीधा आंसर है इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। हार्वर्ड गार्डनर, मैंने ये आपको कराया हुआ है बुद्धि, जब मैंने इंटेलिजेंस आपको कराया था उसमें आप जाके, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है इंटेलिजेंस की, वो देख लीजिएगा। और 100% आपके 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एक तो आता ही आता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आपको ये दी हुई है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना है, बताना है किस प्रकार की बुद्धि है। दूसरों की मनोदशा, आप दूसरों के बारे में वर्ड देखिए, दूसरों के स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाना, आप दूसरों की बात हुई है। और यहाँ पे सिर्फ 2 बात, ये सब छोड़ दीजिए, नैदानिक और प्रगतियाँ। यहाँ पे इंटरपर्सनल और ये इंट्रापर्सनल और इंटर, मैंने बताया था जहाँ पे इंट्रापर्सनल होगा वो खुद की बात करेगा, और जहाँ पे इंटरपर्सनल होगा वो दूसरों की बात करेगा। और ऑप्शन नंबर 2 है हमारा अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, और दूसरों की मनोदशा के बारे में है, तो यही इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं आप, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले कहोगे, निम्न उपलब्धि वाले ने, इनको लेबलिंग नहीं करनी है हमें। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार बिल्कुल करेंगे। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन प्रगति के बारे में भी पता लगाएंगे। बच्चों की क्षमता, संभावना, सशक्त पक्षों की चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आप काट दीजिए, जहाँ पे भी 2nd, 3rd और 4th है वही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन भी है, और ये पूछा जाता है आपसे प्राथमिक और आपकी जो सामाजिक एजेंसी होती है। और लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपसे पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कई बार। तो मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस सभी निभाते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, प्राइमरी अगर आपसे पूछता है तो परिवार, और उसके साथ अगर आपको पास पड़ोस दे देता है तो वो भी होगा, और जो मीडिया और आपके विद्यालय वगैरह, और अगर विद्यालय मीडिया के साथ है, पास पड़ोस है, तो वो भी सेकेंडरी में काउंट होता है। आपको परिवार जो है वो आपके प्राइमरी है, लेकिन कई बार ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं ना, परिवार के साथ में पास पड़ोस दिया हुआ है, तो वो भी पास पड़ोस भी प्राइमरी में भी काउंट होता है, कई बार सेकेंडरी में भी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, एक बार और दे देती हूँ, 7055541557। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।